दोस्तों, वेलकम अगेन। हिस्ट्री सीरीज में हम यूनिट 3 कर रहे थे, जिसमें हम वैदिक एज हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या है जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ वैदिक पीरियड के बारे में देखा, और देन इसके बाद हमने क्या है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखे। किसके? वैदिक पीरियड के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। तो एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं आखिर हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में देखा। जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वैदिक पीरियड, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड कितना था? इंडस वैली के जस्ट बाद यही वैदिक पीरियड स्टार्ट हो गया था। इसका टाइम पीरियड रहा है 1500 BC से लेकर 600 BC तक। BC का मतलब ईसा पूर्व। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, जिसको हम ऋग्वैदिक भी बोलते हैं और इसको उत्तर वैदिक बोलते हैं। लेटर वैदिक को उत्तर वैदिक। इनका टाइम पीरियड ये 1500 से 1000 BC तक रहा, और 1000 BC तक, और ये रहा 1000 BC से 600 BC तक। देन इसके बाद हमने इनके प्रमाण कहाँ मिलते हैं? इसका प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है, और बाकी जो इसका लेटर वैदिक का प्रमाण मिलता है बाकी 3 वेद में, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद में। सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर इनके प्रमाण देखने को मिलते हैं। देन फिर इसके बाद हमने टाइम पीरियड देखा, कुछ थ्योरीज देखी थी कि आर्यन लोग कहाँ से आए। थ्योरीज में हमने क्या यूरोपियन थ्योरी देखी, सेंट्रल एशियन थ्योरी, आर्कटिक थ्योरी, तिब्बत थ्योरी और इंडियन थ्योरी भी देखी। तो ये आप प्रीवियस लेक्चर में जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो फिर क्या है यहाँ पर अर्ली वैदिक में हमने सप्त सिंधवा रीजन बताया, 7 रिवर बताए थे। कौन कौन से? इंडस, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम और सरस्वती, और यमुना और गंगा का भी प्रमाण मिलता था। फिर क्या है कि धीरे धीरे लोहे की खोज हुई उत्तर वैदिक काल में। वो जंगल को लोहे की हेल्प से और आग की हेल्प से काटने लगे, और उन्होंने फैलाव ज़्यादा कर दिया। तो ये कहाँ तक पहुँच गए? इवन यूपी, वेस्ट यूपी, बिहार होते हुए बंगाल तक पहुँच गए। तो हमने इतना पढ़ा। देन इसके बाद हमने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स स्टार्ट किया था कि लीडर कौन होता था, किंग लीडर होता था। और हमने हियरार्की भी बताई थी, कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्रीय। तो ये बताया था राष्ट्रीय कब आया? उत्तर वैदिक काल में आया था टर्म सुनने को। और जन क्या बन गए थे? जन बन गए थे उत्तर वैदिक काल में, जनपद। तो आप ये लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर है उसको देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल का आर्थिक मीन्स अर्थव्यवस्था कैसी थी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल, पहले हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे और फिर उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल से स्टार्ट करते हैं। ऋग्वैदिक, अब ऋग्वैदिक समाज कैसा था? देखिए, ऋग्वैदिक समाज हमारा कैसा था? चारागाह वाला था, पेस्टोरल था। ये जो लोग थे कैसे थे? पेस्टोरल थे। ये क्या है, भेड़ बकरियां वगैरह चराते थे, तो और पशुपालन करते थे। ये फ्लो चार्ट आप समझना ध्यान से। तो क्या करते थे? कैटल रियरिंग, जानवर पालते थे। अब जानवर पाल रहे हैं तो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल था, सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल उस टाइम पर ऋग्वैदिक काल में कौन था? गाय थी, काऊ। तो गाय को उस टाइम पे इतना माना जाता था, अगर कोई गाय को मार दे या घायल कर दे तो उसको मृत्यु की सजा दी जाती थी या देह से निकाला दे दिया जाता था। तो गाय को क्या है, धन की तरह यूज करते थे, धन की तरह यूज किया जाता था गाय को। और गाय को मारने वाले को या तो देह से निकाला देते थे या फिर मृत्यु देते थे। और जो जिसके पास गाय थी, अगर किसी के पास गाय ज़्यादा हैं तो वो सबसे अमीर माना जाता। जिसके पास जितनी गाय उतना ज़्यादा अमीर। तो गाय की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी। जिसके पास गाय ज़्यादा थी उसको क्या है, गोमत बोला जाता था। गोमत जो अमीर आदमी था, क्योंकि उसके पास गाय ज़्यादा हैं तो उसको गोमत बोला जाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये जो है ऋग्वैदिक समाज कैसा था? कबीलाई समाज था। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया। कबीलाई ट्राइब
जो थी कबीलाई समाज था, ट्राइबल था। अब ट्राइबल में हेड कौन था ये भी बताया था, राजा था हेड, किंग, जिसको राजन बोला जाता था, राजन। और इस राजन की बीवी को क्या है, महिषी बोला जाता था। तो जो राजा है, अब देखिए उस टाइम पे जो ऋग्वैदिक समाज था, ट्रेड और कॉमर्स इतना प्रचलित नहीं था। ट्रेड एंड कॉमर्स, जो व्यापार और वाणिज्य, इतना प्रचलित नहीं था। तो फिर उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, सोचो। तो अर्थव्यवस्था कैसे चलती होगी, ना तो ट्रेड और कॉमर्स इतना डेवलप हुआ था। तो वो क्या करते थे, जैसे सपोज करो ये युद्ध लड़ते थे, ठीक है। युद्ध किसके लिए लड़ते थे वो हमने बताया था, गाय के लिए लड़ते थे। अब युद्ध लड़े, अब युद्ध में इन्होंने क्या है, जो भी चीज़ें, रिसोर्सेज जो भी जीते, अब सपोज करो इन्होंने गाय जीत ली, बाकी इंसान भी जीत लिए, सब कुछ जीत लिया जो धन दौलत थी। अब इनके पास रिसोर्सेज आ गए, युद्ध जीतने के बाद, युद्ध जीता और रिसोर्सेज आ गए। तो रिसोर्सेज जो थे वो निजी संपत्ति नहीं होती थी, पूरा कबीला बांटता था। जो ये राजा होता था, ये कबीले का हेड होता था। अब रिसोर्सेज क्या है, एक न रख के क्या है, पूरा कबीला, पूरे कबीले के होते थे, ठीक है। इसीलिए इसको कबीलाई सिस्टम बोला जाता है। तो कबीला, पूरा कबीला इसको रखता था, जो भी रिसोर्सेज थे। अब जो राजा होता था उसको क्या है, ट्रिब्यूट भी देते थे लोग। ट्रिब्यूट मतलब अपनी मर्जी से कुछ भेंट करते थे, ठीक है। वॉलेंट्री होता था, कोई बाउंडेशन नहीं थी कि दें या ना दें, उसको क्या है, बलि बोला जाता था, बलि। ये क्या है, एक तरह से वॉलेंट्री ट्रिब्यूट था। आई होप इतना क्लियर रहा होगा। चलते हैं आगे। तो जो ये चीज़ें जीत गए तो वो क्या है, निजी ना होकर क्या है, पूरे कबीला की होती थी। तो कबीला में अब लेन देन कैसा होता था, जो ट्राइब था उनका, उसमें लेन देन कैसा होता था, जो लेन देन सिस्टम था वो कैसा था, देखिए बार्टर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, मोड ऑफ एक्सचेंज, जो लेन देन है ये क्या है, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। इसमें क्या है, सपोज करो ये एक इंसान है, इसको क्या है, आलू की ज़रूरत है, ये दूसरा इंसान है, इसके पास क्या है, इसको आलू की ज़रूरत है, और ये क्या ढूंढेगा, पहले उसको ढूंढेगा जिसके पास आलू हैं। इसके पास सपोज करो आलू हैं, तो ये आलू इसको दे देगा क्योंकि इसको ज़रूरत है। लेकिन अब इस इंसान को क्या है, इसको ज़रूरत है गेहूं की, अब इसके पास गेहूं थे। तो ऐसा इंसान ढूंढते हैं जिसके पास दूसरी चीज़ मिल जाए और उसकी उसको ज़रूरत हो। तो ये इसके पास गेहूं थे, ये अपने गेहूं इसको दे देगा और बदले में आलू ले लेगा। ये क्या था, बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय था। तो यही चलता था किसमें, ऋग्वैदिक काल में, जब ऋग्वैदिक समाज था उसमें बार्टर सिस्टम ही चलता था। और इम्पोर्टेंट वो हम बता ही चुके, गाय क्या थी उस टाइम पे, इम्पोर्टेंट थी। अगर किसी ने एक गाय दे दी तो उसके बदले में बहुत सारी चीज़ें दी जाती थी, क्योंकि गाय की वैल्यू उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थी। तो कबीलाई में इसमें दान दक्षिणा भी चलती थी, एक दूसरे को क्या है, दान दक्षिणा भी देते थे। अब दान में और दक्षिणा में क्या अंतर है, देखिए दान क्या है, कोई मांग रहा है आपसे और आपने दे दिया तो वो हो गया दान। अब दक्षिणा क्या होती है, ये एक तरह से थोड़ा रिलीजियस माना जाता है। तो ये क्या है, जैसे आपके घर पंडित जी आए या कोई भी आए, पूजा पाठ किया तो आपने अपनी मर्जी से दे दिया, ये दक्षिणा था। जो एकलव्य थे उन्होंने क्या है, अपना अंगूठा दिया किसको, द्रोणाचार्य को, तो ये भी दक्षिणा में आ जाएगा। दक्षिणा में और क्या आ सकता है, सेवा देना, गुरु को सेवा देना, ये भी दक्षिणा में आ जाएगा। कभी कभी क्या है, पेरेंट्स अपने बच्चे गुरुकुल भेज देते हो, वो गुरु की सेवा करता है, तो ये भी एक तरह से दक्षिणा है। क्लियर। तो कबीलाई सिस्टम था, लेन देन सिस्टम बार्टर सिस्टम में होता था, वस्तु विनिमय में इसमें गाय सबसे इम्पोर्टेंट थी, दान दक्षिणा भी चलता था। क्लियर। अब देखते हैं कृषि होती थी या नहीं होती थी। कृषि की बात की जाए तो कृषि होती थी। तो कैसी होती थी कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है,
देखिए ये कोई ज़मीन है, अब यहाँ पर खेती कर रहे हैं, अब ये क्या है थोड़ा अनुपजाऊ होगी। अब ये क्या है, लोग आगे के जंगल जो है इनमें आग लगा देंगे और यहाँ की ज़मीन को क्या है कृषि लायक कर देंगे। तो ये कृषि लायक कर दी। अब यहाँ पे कृषि की, फिर थोड़ा आगे चले गए, फिर यहाँ पे की, फिर घूम के यहाँ गए, क्योंकि इसको अब टाइम हो गया तो ये ज़मीन फिर से क्या है उपजाऊ हो गई। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ फॉरेस्ट बर्न करके आगे चलते थे। तो बात की जाए तो कौन सी फसल उगाते थे, प्रमाण मिलते हैं किसके, यावा के प्रमाण मिलते हैं उस टाइम पे। यावा जिसको क्या बोलते हैं, बारले बोलते हैं, जौ बोलते हैं। तो जौ के प्रमाण ऋग्वैदिक काल में मिले हैं। उस टाइम पर क्या है वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था क्या है, जन्म के आधार पर ना होकर, वर्ण व्यवस्था थी लेकिन कैसी थी, जन्म के आधार पर ना होकर उनके काम से पहचाना जाता था। जैसे सुनार था, वो क्या है सोने, कोई सोने का काम कर रहा है तो उसको सुनार बोल दिया, और मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो उसको कुम्हार बोल दिया, रथकार आदि ये सब होते थे। मतलब जन्म के आधार पर ना होकर काम के हिसाब से होते थे। क्लियर। तो ये था ऋग्वैदिक पीरियड की इकोनॉमी। अब देखते हैं लेटर वैदिक इकोनॉमी। अब देखते हैं किसके, जो हमारा लेटर वैदिक इकोनॉमी। उत्तर वैदिक काल में कैसी अर्थव्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। व्यवस्था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में अब देखिए ध्यान से देखना है ये चीजें। उत्तर वैदिक काल में क्या है, जो पैस्टोरल लोग थे, चारागाह थे, वो क्या है अब धीरे धीरे डिक्लाइन होते गए। जो पैस्टोरल चारागाह थे, पहले क्या है भेड़ बकरी या जानवर चराते थे, अब ये क्या है थोड़ा डिक्लाइन होने लगा, कमज़ोर पड़ गए। अब ये क्या है कृषि करने लगे। क्योंकि कृषि क्यों करने लगे, क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज से पहले ये क्या है जंगल को जलाते थे, लेकिन अब लोहे की खोज हो गई तो अब ये क्या है और एक्सपेंड करने लगे। अब एक्सपेंड करने लगे तो एग्रीकल्चर क्या है, अब एग्रीकल्चर करने लगे बड़े लेवल पर। अब एग्रीकल्चर क्या है इनका एक तरह से प्रोफेशन, कृषि जो है प्रोफेशन हो गया, और साथ के साथ जानवर भी पालते थे। तो पहले क्या है लोहे को ये एक तरह से किसकी तरह यूज करते थे, वेपन की, लेकिन फिर लोहे को ये कृषि में यूज करने लगे थे। तो जंगल काटते थे पहले लोहे से ही, अब कृषि में काम, लोहे ने एक तरह से क्रांति ला दी थी लेटर वैदिक उत्तर वैदिक काल में। तो एग्रीकल्चर यहाँ पर सरप्लस हुई, तो नई नई क्रॉप देखने को मिली। नई नई क्रॉप जैसे कि वरीही बोला गया है, वरीही किसको, चावल को बोला गया, राइस को। और उसके बाद गोधुमा, गोधुमा ये किसको, व्हीट गेहूं को बोला गया है। और क्या है यावा, ये हमने अभी बताया था, यावा ऋग्वैदिक काल में इसके प्रमाण मिलते हैं। तो यावा किसको बोलते हैं, जौ, बारले को बोलते हैं। तो और भी क्रॉप देखने को मिली, जैसे कि तिल की फसल देखने को मिली, लेंटिल्स, मसूर की दाल वगैरह ये देखने को मिली। कहाँ, लेटर वैदिक पीरियड में। तो क्लियर, ये पेस्टोरल डिक्लाइन हुआ, फिर लोहे की खोज हुई थी, तो ज़मीन काट काट के वह कृषि करने लगे, जानवर पालने लगे, नई नई जो फसल है उनका क्या है उद्गार हुआ। अब इसके बाद क्या है आर्ट्स और क्राफ्ट में भी क्या है डेवलपमेंट हुआ, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ। अब इसमें क्या है पेंटेड ग्रे वेयर, PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। तो ये पोट्री देखने को मिली। पहले क्या है इंडस वैली की बात की जाए तो प्लेन पोट्री थी, और बाकी और कलर की भी पोट्री देखने को मिलती थी। लेकिन ये इस फेज में क्या है पेंटेड जो पोट्री होती है, मान लो ये कोई मिट्टी का बर्तन है तो ये क्या है पेंटेड ग्रे वेयर, मतलब पेंटेड हुआ है। तो इसको PGW फेज भी बोलते हैं, किसको, और लेटर वैदिक पीरियड को। अब इस पीरियड में क्या है समुद्र को के बारे में भी जानते थे। अब समुद्र के बारे में जानेंगे क्योंकि जंगल काटते हुए बंगाल तक पहुंच गए थे। अब सी को जानेंगे तो वो शिपिंग के बारे में भी जानने लगे, तो शिपिंग के बारे में भी
जान गए। अब टैक्स सिस्टम की बात की जाए, टैक्स सिस्टम जब राजा को जो उसमें क्या ट्रिब्यूट दिया जाता था उसको क्या है बलि बोलते थे, लेकिन यहाँ पर जो टैक्स था वो ट्रिब्यूट अब टैक्स बन गया था। अब ये क्या है वॉलेंट्री ना होकर कैसा हो गया था रेगुलर टैक्स हो गया था कि आपको देना ही देना है। तो जो बलि था वो अब रेगुलर टैक्स बन गया था। इनइक्वलिटी की बात की जाए तो इनइक्वलिटी हो गई थी, जो लोग थे जो समाज था अब उसमें क्या है भेदभाव देखने को मिलता था। इनइक्वलिटी किसके मामले में, वेल्थ के मामले में। कोई तो ज़्यादा अमीर हो गया, किसी के पास ज़्यादा संपत्ति है, किसी के पास कम संपत्ति है, तो भेदभाव देखने को मिला ना। तो जो जिनके पास कम है वो इनके पास क्या है ब्याज पैसे लेने गए। अब इन्होंने क्या है इनको पैसे जो दिए उस पर क्या है ब्याज लिया। अब ब्याज लेने वाले को उस टाइम पे क्या वैक नोट बोलते थे, ये वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते थे वैक नोट बोला जाता था। अब बार्टर सिस्टम अभी भी चल रहा था, ऐसा नहीं है कि बार्टर सिस्टम ऋग्वैदिक काल में था तो यहाँ बंद हो गया होगा। बार्टर सिस्टम अभी भी चल रहा था, लेकिन यहाँ पर गाय की इम्पोर्टेंस कम हो गई थी। यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसकी हो गई थी, निषक की। निषक की इम्पोर्टेंट बढ़ गई थी। अब निषक क्या होता है, निषक क्या होता है एक तरह से ये किसका बना हुआ होता है, सोने का, जो गोल्ड है उसका बना हुआ होता था, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। अभी यहाँ पर क्या है सिक्कों का जो कॉइन्स है उसका चलन देखने को नहीं मिलता था, ठीक है। तो निषक क्या है सोने का बना हुआ कॉइन यहाँ पर नहीं मिलता है, कंफ्यूज मत होना कि सोने के सिक्के। तो ये क्या है निषक सोने का बना हुआ होता था, बार्टर सिस्टम था। अब यहाँ पर क्या है किसके प्रमाण मिलते हैं, बैलगाड़ी के प्रमाण भी मिलते हैं। अब बैलगाड़ी के इस किससे चलाई जाती थी, बैल से, जो ऑक्शन होते थे उससे चलाई जाती थी। अब ये बैलगाड़ी किस में यूज़ की जाती थी, यातायात में इसका प्रयोग किया जाता था, ट्रांसपोर्ट में। क्लियर। तो इकोनॉमी आई होप आपको क्लियर हुई होगी, इकोनॉमी ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो चलते हैं आगे। अब क्या है सोशल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड की ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में जो वहाँ का समाज था कैसा था। अगर समाज की बात की जाए तो पहले हम क्या है ऋग्वैदिक काल का जो समाज है उसको देख लेते हैं। अब देखिए ट्राइबल सोसाइटी थी, कबीलाई समाज था, ये हम बार बार बता चुके हैं। कब, ऋग्वैदिक काल में। अभी ऋग्वैदिक पढ़ रहे हैं फिर उत्तर वैदिक करेंगे। तो ट्राइबल सोसाइटी थी तो सेमी नोमैडिक थी, मीन्स घुमंतु टाइप के लोग थे, कुछ सेटल भी रहते थे, इसलिए इसको अर्ध घुमंतु बोला जाता है, अर्ध घुमंतु। तो अब क्या है कि ये लोग सेटल, अगर घर बनाया हुआ है इन्होंने, जो ट्राइबल सोसाइटी थी घर बनाया हुआ है, तो इसमें क्या है हेड कौन होता था, पुरुष होता था। पैट्रीलिनियल सोसाइटी थी, पुरुष प्रधान था, तो जो हेड होता था पुरुष किसी भी फैमिली का उसको क्या है कुल्प बोला जाता था। तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि दयनीय स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। कुछ विदुषी महिलाएं देखने को मिलती हैं, विद्वान, जैसे विद्वान होता है ना, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होता है विदुषी। तो कुछ विदुषी महिलाएं देखने को मिलती थी, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, तो उस टाइम की विदुषी महिलाएं थी, घोषा आदि। तो महिला क्या है सभा और समिति में भी भाग ले सकती थी। उस टाइम पे जो सभा और समिति थी उसमें भी महिलाएं भाग ले सकती थी। क्लियर। तो ये एक ऐसा समाज था, ऋग्वैदिक समाज था। उत्तर वैदिक समाज की बात की जाए तो उत्तर वैदिक समाज में आते आते क्या है ये चीज़ें बदलने लगी। उत्तर वैदिक समाज में अब क्या है महिलाओं की स्थिति क्या है कमज़ोर होती गई, जो अर्ली वैदिक पीरियड था। अब ट्राइबल लाइफ इसमें क्या है डिक्लाइन हो गई। ट्राइबल लाइफ कैसी हो गई, डिक्लाइन हो गई। अब सोसाइटी क्या है चार वर्ण में डिवाइड हो गई, चतुर्वर्ण बोलते हैं इसको। चार वर्ण में कौन कौन से, ब्राह्मण, वैश्य,
वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 पार्ट में डिवाइड थी उस टाइम पे लेटर वैदिक में। तो वुमेन की स्थिति भी कैसी है, दयनीय हो गई, मतलब डिक्लाइन। अब ये सभा और समिति में भाग नहीं ले सकती थी, सभा एंड समिति में भाग नहीं लेती थी। इवन सभा और समिति की वैल्यू भी कम हो गई थी यहाँ पर, और सभा समिति की वैल्यू कम हो गई। और जो विधाता था, विधाता तो पूरी तरह से डिसबैंड ही हो गया, मतलब इसको तो ख़त्म ही कर दिया था उस टाइम पे। और जो उस ऋग्वैदिक काल में क्या है, शादी को क्या माना जाता था, एक तरह से अटूट बंधन माना जाता था, अटूट बंधन। लेकिन यहाँ पर क्या है, शादी डिफरेंट तरह से होने लगी थी। 8 तरह की शादी देखने को मिलती हैं। कहाँ पर, जो लेटर वैदिक पीरियड था, वो 8 शादी कौन कौन सी थी एक बार देख लेते हैं। असुर विवाह, असुर अर्ष विवाह, या इसको क्या बोलते हैं, आर्य विवाह, आर्य विवाह। उसके बाद क्या है, ब्रह्म विवाह, और दैव विवाह, गंधर्व विवाह, गंधर्व, प्रजापति, पैशाच, एंड लास्ट वन इज राक्षस, राक्षस विवाह। ये 8 तरह के विवाह देखने को मिलते थे। तो 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं कि ये क्या थे, प्रजापति और पैशाच एंड लास्ट वन इज राक्षस। देखिए इसमें से 4 विवाह को क्या है, शुभ माना जाता है। कौन कौन से, एक आर्य विवाह और ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और प्रजापति विवाह। ये क्या है, ये मंत्र वगैरह की हेल्प से होते थे। और जो ये 4 विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, गंधर्व तो लव मैरिज को बोलते हैं, जो आज के टाइम में लव मैरिज होती है उसको क्या है, गंधर्व मैरिज, गंधर्व विवाह बोला जाता था, जो आज के टाइम में लव मैरिज है। और जो बाकी ये 3 है, ये क्या है, इनको बेकार माना जाता है, असुर विवाह, पैशाच और राक्षस विवाह। तो आर्य विवाह, ब्रह्म, देव और प्रजापति, ये क्या है, मंत्र वगैरह की हेल्प से होते थे। असुर विवाह में क्या है, अगर असुर विवाह की बात की जाए तो इसमें क्या है, अगर आप दहेज वगैरह ले रहे हो या किसी लड़की को खरीद रहे हो तो उसको क्या माना जाएगा, असुर विवाह माना जाएगा। अगर ये क्या है, आर्य विवाह, इसमें क्या है, अपनी मर्जी से कुछ भी दे दिया। जैसे गाय पहले क्या है, ऋग्वैदिक काल में या गाय की वैल्यू ज़्यादा थी तो किसी ने गाय दे दी या कुछ और भेंट दे दी तो उसको आर्य विवाह बोला जाता था। ब्रह्म विवाह में क्या है, अगर लड़का लड़की है सेम वर्ड के है तो उसको ब्रह्म विवाह बोला जाता था, सेम वर्ड में शादी हो रही है। देव विवाह क्या था, अगर दक्षिणा में पिता ने अपनी बेटी क्या है पुजारी वगैरह को दे दी तो उसको देव विवाह बोला जाता था उस टाइम पे। गंधर्व विवाह, लव मैरिज हमने बताया, आज के टाइम में जो लव मैरिज होती है उसको गंधर्व विवाह बोला जाता था। प्रजापति विवाह, इसमें क्या है, कोई दहेज नहीं, विदाउट डोरी, जो बिना किसी दहेज के शादी होती थी, विवाह होता था, उसको क्या है, प्रजापति विवाह बोला जाता था। पैशाच विवाह किसको बोला जाता है, अगर आप युद्ध में किसी लड़की को जीत गए या फिर आज के टाइम में जो न्यूज़पेपर में बलात्कार वगैरह की खबर आती है तो उसको एक तरह से पैशाच की श्रेणी में रखा जाता है। और राक्षस विवाह क्या है, आप इसमें क्या है, राक्षस विवाह में किसी को एबडक्ट कर लिया, आपने एबडक्शन कर लिया किसी का तो उसको राक्षस विवाह बोला जाता था। तो 8 तरह की शादियाँ थी, ये किसमें, लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलती थी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स देखे और हमने क्या देखे, सोशल एस्पेक्ट्स देखे कि अर्थव्यवस्था कैसी थी और सामाजिक जीवन कैसा था वैदिक पीरियड में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है, रिलीजियस एस्पेक्ट्स देखेंगे कि धर्म कैसा था उस टाइम पे, कौन कौन से देवताओं को पूजा जाता था या माना जाता था। उसके बाद लिटरेचर ऑफ वैदिक पीरियड देखेंगे। देन इसके बाद हम क्या है, जो 4 वेद है और जितने उनके वेदांग वगैरह हैं, उपनिषद हैं और पुराण वगैरह सब
चीज़ें हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।